अब ऐसा करते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 अलग अलग एलिमेंट हैं उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, और ये देखते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है ना, वेव नेचर लाइट का होता है, उससे इन फिनोमिना को हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले केस में ऐसा करते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी रखिए अपने लाइट की, पर इंटेंसिटी अलग अलग करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इस सर्किट में करंट और ट्यूब के जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं है ना, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो पहले एक इंटेंसिटी का ग्राफ, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं है ना, फिर बाकी इंटेंसिटीज का ग्राफ जो है इसी ग्राफ के साथ में लगा करके देख लेंगे। ठीक, तो सपोज हमने यहाँ पे लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो ये जो ग्राफ का जो पॉजिटिव पार्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में पॉजिटिव है। ठीक है, जो ये वाला साइड है वो इस साइड के कंपैरिजन में पॉजिटिव है, तो ये तो जो है इलेक्ट्रॉन्स जो भी निकलेंगे उसको अट्रैक्ट ही कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है अभी। सो कम से कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट हो गए। अच्छा, अब धीरे धीरे यदि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम करते करते उसके बाद में रिवर्स करना शुरू करते हैं, तो सपोज रिवर्स करके हमने यहाँ पे कर दिया है ना, और ये पोटेंशियल सपोज V1 है, मैग्नीट्यूड है ना, नेगेटिव है, -V1 है बेसिकली। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस V1 पे ये जो करंट बह रहा है ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स से होगा जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो eV1 से ज़्यादा है। ठीक है, eV1 से कम वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अब नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये तो रिपेल कर देगा। भाई अब क्या हो गया, अब तो हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं ना, तो ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइड। ठीक है, इस साइड को मैं है ना पॉजिटिव शो कर देता हूँ। ठीक है, मतलब पोलैरिटी बेसिकली अपोजिट हो गई। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे करके हम जो नेगेटिव पोटेंशियल है इस वाले एंड का बढ़ाते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये V0 हो जाएगा। ठीक है, और V0 हमने कैसे डिफाइन किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है eV0 के बराबर होगी। तो इसके बाद में कोई भी करंट जो है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा सपोज इस वाले केस में लाइट की इंटेंसिटी हमने I1 ली थी। अब हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी तो सेम रखी और इंटेंसिटी चेंज कर दी, तो एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन में है ना किस तरह का ग्राफ बना उसको देखते हैं। तो इंटेंसिटी जब अपन ने चेंज की तो ग्राफ जो है वो इस तरह के बन गए, ये I2 इंटेंसिटी, ये I3, और इस केस में जैसा अपन ने शो किया है I3 जो है वो I2 से ज़्यादा है और I2 जो है वो I1 से ज़्यादा है। ठीक, तो अब देखते हैं इस ग्राफ का, ये जो 3 ग्राफ जो हैं इसका कौन सा एलिमेंट है जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल वेव थ्योरी में इंटेंसिटी जो है वो किस तरह से डिफाइंड है, इंटेंसिटी डिफाइंड है एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, और वो किस तरह से डिफाइंड थी, E0 स्क्वायर बाय 2 μ0 वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन ने किया था, उस चैप्टर में हम कर चुके हैं। E0 जो है वो एम्पलीट्यूड है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इंटेंसिटी जिस तरह से डिफाइंड है वो डिलीवरी ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है। तो इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये तो समझ में आता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ गया। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर सकती। ठीक है, पर क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकती है कि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फिक्स्ड कैसे हो गई। इसमें है इंटेंसिटी हम कितनी भी बढ़ाएं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो eV0 ये फिक्स हो गया है। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे वो तो चलो ठीक है,
पर यदि हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़नी चाहिए। ठीक है भाई, इसका इम्प्लीकेशन तो ये होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की यदि अक्रॉस द बोर्ड बढ़ती है तो ये ग्राफ जो है इंटेंसिटी वाला जो अपन ने बनाया है वो कायदे से क्लासिकल थ्योरी के अनुसार किस तरह से जाना चाहिए। ये वाला पोर्शन तो ठीक है, ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से जाना चाहिए भाई। यहाँ पे जो स्टॉपिंग वोल्टेज है येलो वाले ग्राफ का वो यहाँ बनना चाहिए, वाई वी वाई लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, वी येलो। और ये जो रेड वाला जो ग्राफ है जिसमें इंटेंसिटी और भी ज़्यादा है, इसमें जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है और पीछे होना चाहिए। ठीक है, वी रेड। तो इस तरह से जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वेरी करना चाहिए इंटेंसिटी के साथ में, और ऐसा हो नहीं रहा है। वो समहाउ फ्रीक्वेंसी के साथ में फिक्स हो गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इसको देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये एस्पेक्ट जो है वो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का दूसरा एलिमेंट देखते हैं। तो इस केस में क्या किया, लाइट की इंटेंसिटी 3 अलग अलग केसेस में ली। इंटेंसिटी तो सेम रखी 3 अलग अलग केस में, बट तीनों अलग अलग केस में फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी। ठीक है, तो तीनों केस में इंटेंसिटी तो सेम है, इसको आई नॉट बोल देते हैं, है ना। ये इंटेंसिटी है, ये करंट है, यानी इसको तो अलग रखिएगा। अच्छा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ μ1, ये μ2 और ये μ3। ठीक है, और इस वाले केस में μ3 जो है वो μ2 से ज़्यादा है और ये μ1 से ज़्यादा है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इसको V2 और इसको V3। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से क्या शो हो रहा है कि μ3 μ2 से ज़्यादा है, जो μ1 से ज़्यादा है। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट में पैरामीटर लिया। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया इस सीक्वेंस में, और स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्स मालूम चलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एट μ3 वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स μ2 से ज़्यादा है, जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स μ1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से देखते हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो क्या था, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया, और ये इस तरह से डिफाइंड है 2μ0c। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी यदि हमने सेम रखी है, ठीक है, तो जैसे जो जब पोटेंशियल बायस पे तीनों का करंट सेम आ रहा है, तो ग्राफ का जो ये वाला पोर्शन है जब करंट सेम आ रहा है ना, ये तो ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो क्लासिकल थ्योरी में एनर्जी को डिसाइड कर रही। ठीक है, तो इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सेम मिल रही। तो सेम एनर्जी मिल रही है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और करंट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन हो गया और उससे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स में जो वेरिएशन हो गया, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल ही भाई, क्योंकि क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में जो इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें फ्रीक्वेंसी तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो एनर्जी डिलीवर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्लासिकल में, है ना। एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिलीवर्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों केस में सेम होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो भी इलेक्ट्रॉन की सेम होनी चाहिए। ठीक, तो यदि क्लासिकल थ्योरी करेक्ट होती तो ये ग्राफ कैसे होने चाहिए थे,
जो रेड वाला ग्राफ है उसी के ऊपर आपका ग्रीन वाला ग्राफ होना चाहिए था, ठीक है, सेम, है ना, और इसी के ऊपर आपका ब्लू वाला ग्राफ होना चाहिए था। इनफैक्ट मतलब तीनों ग्राफ जो है वो सेम लोकेशन पे होने चाहिए थे, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या बोल रही है, जब इंटेंसिटी हमने सेम रखा है तो सेम एनर्जी दे रहे हैं, तो तीनों केस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों केस में कोई डिफरेंस ही नहीं है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसमें जो है वो कुछ और ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई क्लासिकल थ्योरी। अच्छा, तीसरा एलिमेंट देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर मेटल, है ना, M1 बोल देते हैं उसको, M1 मेटल के लिए हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज़ की है ना, उसको वेरी किया, और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, उसको मेजर किया, तो ये लीनियर ग्राफ आता है। और ये फ्रीक्वेंसी जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़ीरो हो जाती है ना, इस फ्रीक्वेंसी को म्यू सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। म्यू सी जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने क्या लिखा हुआ है कि ये ग्राफ जो है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे सपोज किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में हम इंटेंसिटी चाहे कितनी भी बढ़ा लें, इस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लें, ये म्यू सी जो फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, और ये ग्राफ जो है मेटल टू मेटल वेरी करता है, तो इसका मतलब हो गया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल टू मेटल वेरी करेगी। तो यदि कोई दूसरा मेटल होगा तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये मेटल 2 हो गया, और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी Vc2 म्यू सी 2 बोल देते हैं, इसको म्यू सी 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये तो क्लासिकल थ्योरी से हम बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में क्या है, जैसे अपन ने देखा एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसमें फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट तो कहीं आता ही नहीं। 2 म्यू नॉट सी इस पूरे एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे क्लासिकल थ्योरी में जो एनर्जी ट्रांसफर का जो मोड है वो क्या होगा, सपोज ये मेटल सरफेस हमने ले लिया, और मेटल सरफेस में सपोज ये इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस पे जो है वो ये लाइट इंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 यूनिट्स चाहिए एनर्जी की, ठीक है, और ये जो लाइट जो पड़ रही है इस इंटेंसिटी पे सपोज ये 0.5 यूनिट देती है पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि भाई 20 सेकेंड तक यदि हम लाइट को इस पे रखें मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो मिल ही जाएगी, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि यदि लाइट हम डालते रहें उसमें और इलेक्ट्रॉन निकले ही ना। एक्सपेरिमेंट में हमको क्या दिख रहा है कि एक किसी भी मेटल के लिए एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे हम लाइट चाहे 5 घंटा ऑन करके रखें, मतलब कितना भी देर तक लाइट को ऑन करके रखें, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। जबकि क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो एनर्जी तो ऐड होती चली जाएगी, ठीक है, एनर्जी जो है वो ऐड होती चली जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास में वो क्रिटिकल एनर्जी हो जाएगी जितनी भी उसको बाहर निकलने के लिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे यही लग रहा है कि जो एनर्जी है वो समहाउ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ना, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी, है ना, ऐसा ऐसा लग रहा है ना। वो तो बाद में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया, बट एक्सपेरिमेंट से इसी टाइप का लग रहा है, पर ये क्लासिकल थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब चौथा एलिमेंट देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का, जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और चौथा एलिमेंट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का,
कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यदि जो फ्रीक्वेंसी अपन यूज कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यदि हो सकता है, ठीक है, तो लाइट के पड़ते ही वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइट पड़ रही है, धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है या एनर्जी गेन कर रहा है और उसके 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। लाइट के पड़ते जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। बिल्कुल ऑलमोस्ट उस तरह से जैसे आप इमेजिन करें तो जैसे कोई दो बॉल्स का यदि कोलिजन होता है, तो जितनी एनर्जी ट्रांसफर होनी होती है उस कोलिजन में इमीडिएटली हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको टाइम लगेगा एनर्जी ट्रांसफर करने में, उस इंस्टेंट पे जो है वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ये बॉल जो है ट्रांसफर होकर के यहाँ चलेगी। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, किसी बॉल से किसी ने हिट किया, ठीक है ना, उस तरह की चीज है। और क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती है भाई? क्लासिकल वेव थ्योरी में इंटेंसिटी तो बताती है भाई एनर्जी पर यूनिट सेकंड कितनी पड़ रही है ना, पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस पे एनर्जी पर सेकंड कितनी पड़ रही, ठीक है। और जैसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया, यदि हमको 10 यूनिट चाहिए एनर्जी का, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, और हमारी लाइट इंटेंसिटी जो है वो 0.5 यूनिट्स दे रही है पर सेकंड, ठीक है, तो हमको पूरे 20 सेकंड लगेंगे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन ये है कि भाई उसको 10 यूनिट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, तो 20 सेकंड में हम उतनी एनर्जी दे पाएंगे, लेकिन क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है 20 सेकंड में हम उतनी एनर्जी दे देंगे, ठीक है। जबकि हो क्या रहा है कि लाइट के पड़ते ही, है ना, ऑलमोस्ट एज इफ जैसे लाइट में, है ना, छोटे छोटे जो है वो कुछ, है ना, ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, बॉल्स हैं, और वो बॉल जैसे ही टकराती है इससे इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी उस बॉल की लेकर के बाहर आ जाता है, ठीक है। जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो इसी के आसपास का है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।